या तो अगला क्लास में डाउट पूरा कर लेते हैं, इलेक्ट्रो का पूरा मॉड्यूल डिस्कस कर लेते, या आप बीच में जो वीकडे होगा उसमें कोई एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ऑफलाइन ही होगा वो। ऑनलाइन में क्या मतलब, हाँ एक और टीचर से भी पूछ लें अगर हाँ, दो क्लास दो क्लास के लिए तो हाँ, अच्छा 2 क्लास होगा तो आ सकते हैं। हाँ और कौन कौन पढ़ाता है? मैथ्स एक बार बात कर लेना, फिर एक दिन डाउट क्लास करते हैं पूरा मॉड्यूल डिस्कस। 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटे में तो हो जाएगा, नहीं होगा जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, हाँ? ठीक है, नेक्स्ट आप देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो देखो अगर आपको कैपेसिटर आता है तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, सबको सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो बताता हूँ। तो बात करते हैं करंट, करंट क्या होता है बताओ एनिमल? रेट ऑफ चार्ज। जरूरी नहीं है, जैसे आप मान लो ऐसे मान लो पर वाटर करंट है, या तुमने अभी 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा, हीट करंट पढ़ा होगा, पढ़ा था ना हीट। हीट में आपने पढ़ा होगा जो कंडक्शन पढ़ रहे थे, कंडक्शन में भी जो भी फॉर्मूले डिराइव होते थे क्या इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही होते थे, K1 K2। करंट का मतलब होता है, लिखो फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो जो होता है उसे करंट बोलते हैं। करंट का मतलब लिखो फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ एनीथिंग is called current. For example, heat current, water current. इलेक्ट्रिक करंट है ना, हीट करंट, वाटर करंट, साथ में क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो ऑफ क्या होगा, चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप लिख लो अगला डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में लिखो क्या होगा इसका डेफिनेशन कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is called rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. तो I बराबर क्या हो जाता है आपका dq by dt। और अगर एवरेज की बात करें तो I एवरेज क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लिख लो आप I एवरेज बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर वेक्टर कौन सी होगी, स्केलर होगी। देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, साथ में डायरेक्शन भी मैटर करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 एम्पीयर आ रहा है और इधर अगर 1 एम्पीयर जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 एम्पीयर। बस ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। लिख लो आप इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी because here magnitude and direction both matters, because here magnitude and direction both matters। यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर। लिख लो इसको भी कॉपी के अंदर, यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं करंट। अच्छा चार्ज में क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी आपने क्रॉस सेक्शन लिया और यहां से कुछ चार्ज आ रहे हैं Q1, यहां से कुछ चार्ज आ रहे हैं Q2, ये मान लो प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, और यहाँ से कुछ और चार्ज आ रहे हैं Q माइनस। तो जो आप dq बाई dt लिखते हो, यहाँ पे जो Q होगा वो नेट चार्ज होता है। क्या होता है नेट चार्ज, मतलब जितने सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं माइनस क्या कर दोगे सम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस चीज को नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्रॉस कर रहा है उस एरिया को उसे बोलते हैं dq। मतलब इधर से 10 कूलम जा रहा है, यहाँ से 2 कूलम आ रहा है, यहाँ से -3 कूलम जा रहा है, तो सबका जो नेट फ्लो उसको बोलेंगे dq बाई dt। dq मतलब q मतलब नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, समेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज
माइनस समेशन ऑफ जो भी नेगेटिव चार्ज है, इसका जो नेट फ्लो होगा वो आएगा आपका डी टू। ठीक है, कोई दिक्कत? आसान है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि देखो चार्ज गोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, चार्ज गोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर at any time t is given by q is equal to 3t square plus 2t plus 3, 3t square plus 2t plus 3. Then find out, electric current. Electric current बोला ना, instantaneous current की बात कर रहे हैं. Then find out electric current at time is equal to 2 seconds, and also calculate average current, between time interval 0 to 4 seconds, between time interval 0 to 4 seconds. चलो ट्राई करते हैं. हो गया, आसान सा जल्दी हो 6 हो गया. कितना है सेंटेनियस एवरेज 6. ये तो सबका आ गया होगा, है ना? कितना कितना आ रहा है बता दो. आई कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 16 प्लस 2 नहीं, और कितने टाइम में बोला था 2 सेकेंड, 14 एम्पियर आ रहा है नहीं, और एवरेज कितना आ रहा था 24. कितने में बोला था 4 पे ना, 28 माइनस कितना हो जाएगा 3. अब वन टाइम कितना बोला था कितना आएगा सॉल्व करके. हाँ, मिस्टेक किया गया मैंने. नहीं है क्या मिस्टेक कर लोगे ना. नेक्स्ट लिखो इसमें एक और सिंपल था कि देखो electric current through a conducting wire is given by I is equal to PQ plus 2. I is equal to PQ plus 2. Then find out total charge that will flow through the cross section of the wire. That will flow through the cross section of the wire between time interval 0 to 2 seconds. That will flow through the cross section of the wire. Total charge that will flow through the cross section of the wire between time interval 0 to 2 seconds. देखो at time बराबर 0, Q is equal to 0. At time बराबर 0, Q is equal to 0.
आगे और लिमिट लगा दो, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बताओ। आई बराबर क्या गिवन है, बी क्यू प्लस क्यू, आप इसको लिखो डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू प्लस टू, आप इसको इधर लेके आओ, डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डी क्यू प्लस, यहाँ पे डी टी होगा, इसको इंटीग्रेट कर, अरे बात कर, टाइम जीरो पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा था जीरो, टाइम टी पे आपको पी दिखा, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा लॉग ऑफ वी क्यू प्लस टू, नीचे क्या जाएगा वी, और लिमिट क्या पता लगाओगे जीरो से, और यहाँ पे टी आएगा है ना, सिंपलीफाई करो, कितना आता है फाइनली सॉल्व करके, टी की पावर 66 माइनस -2 by 3, चलो यार यहाँ पे क्या जाएगा लॉग ऑफ 3q प्लस टू, और जीरो रखोगे तो बाई टू हो जाएगा यहाँ, और इधर तुम्हारा 3t हो जाएगा, तो सिंपलीफाई करो तो 3 की पावर क्या होता है 3t, और बाद में करेंगे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा 3q बाई टू प्लस t की पावर 3t माइनस 1, ये 2/3 ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और टी को आप कर दोगे पूरा, चलो आगे रहे कर लेंगे। नेक्स्ट आप लिखो इसी के अंदर कुछ टर्म आते हैं, अगला लिखो आप करंट डेंसिटी है, नेक्स्ट लिखिए आप करंट डेंसिटी, ये सब नोट करते हैं, कैसे डिफाइन करते लिखो करंट पर यूनिट, लिखो करंट इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड current density, electric current per unit cross sectional area is called current density. Current density vector की तरह लेते हैं, तो current density is a vector quantity, current density is a vector quantity, कौन सी क्वांटिटी होगी वेक्टर होगी, जैसे आप ध्यान सुनना है कि यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लो ऐसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और somehow आपको ये वाला एरिया गिवन है, ये एरिया गिवन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना है, तो जो भी करंट होगा उसमें आपको जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है अपने चार्ज कैसे फ्लो करने चाहिए परपेंडिकुलर टू द है ना, चार्ज कैसे फ्लो करने चाहिए परपेंडिकुलर टू द एरिया, अगर आपको ये वाला एरिया गिवन है और ये थीटा एंगल गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे एरिया का cos थीटा, यानी जब आप जे लिखोगे जे बराबर क्या लिखोगे आई
अपॉन एरिया में कौन सा लिखेंगे जो चार्ज के पैरेलल है ना, क्या हो जाएगा ये आपका ए कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, आई बराबर क्या बन रहा है, जे, साथ में क्या बन रहा है ए, साथ में क्या बन रहा है कॉस थीटा। आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रो में भी ए कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, जे भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, जे वेक्टर डॉट के लिख दें ए वेक्टर, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जे और ए, उसको भी क्या बोलते हैं तब तक, देखो इस चीज को, जे डॉट ए इज द इलेक्ट्रिक करंट, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। करंट जो है वो थीटा डायरेक्शन नहीं मतलब मान लो वायर में चार्जेस रोटेट किए जा रहे हैं, हाँ और एरिया जो गिवन है ये वाला एरिया गिवन है समूह, और ये बोल रहा है कि ये वाला एरिया और ये थीटा एंगल बना है, अच्छा तो तुमको कौन सा एरिया लेना है जो चार्ज के परपेंडिकुलर तो क्रॉस कर रहा है, तो अब एरिया का cos थीटा वाला तो साइड, ये क्या बन जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, the scalar product of two vectors J and A is also called current। सर कैमरा शिफ्ट करो। अब जो भी बताऊंगा वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड वगैरह में काम आते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। ये समझ में आया जे जे डॉट इन। नेक्स्ट आप लिखो इसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो? अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप है, थ्रू अ कंडक्टर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक जनरल डेफिनेशन था करंट का है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, करंट केवल कंडक्टर में जरूरी तो है नहीं, आयंस गैस में भी हो सकता है ना, बैटरी के अंदर क्या होता है लिक्विड के अंदर भी हो सकता है, ये सुनो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरली कंडक्टर की, तो कंडक्टर में अगर आप देखो ध्यान से सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, और इसका जो एरिया है इसको अपन ए बोल देते हैं, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एन एक नया टर्म आ रहा है, एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वीडी, वीडी इज द ड्रिफ्ट स्पीड। क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड, पूरा चर्चा करेंगे आगे। वीडी इज द ड्रिफ्ट स्पीड, देखो इस चीज को पहले पूरा डेटा। एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। वीडी जो है ड्रिफ्ट स्पीड है, क्या होता है बता रहा हूँ, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर का, ठीक है। अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 ग्राम कॉपर में कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे, 10 ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे निकालोगे, पहले मोल निकालो, मोल के अंदर एटम्स निकालो, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मल्टीप्लाई करो, क्या वो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? अच्छा तो ये हर एक मटेरियल क्या होगा, अलग अलग होगा, 10 ग्राम कॉपर में अलग होगा, 10 ग्राम सिल्वर में अलग होगा, 10 ग्राम आयरन में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, लिखो आप इस चीज को, एन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल n depends on the nature of the material of the conductor, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना क्योंकि बोर्ड वगैरह में आते हैं। बीडी जो है ड्रिफ्ट स्पीड, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, है ना, लिखो इस चीज को, बीडी के बारे में लिखो, we assume that all the charge particles, we assume that all the charge particles are moving inside the conductor with constant average speed
कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, कांस्टेंट एवरेज स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। ये क्यों कांस्टेंट मानते हैं आगे मैं चर्चा करूं। कांस्टेंट एवरेज स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, करंट को जो हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, उसमें मैंने dq के बारे में, क्या होता है dq, क्या होता है टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है dt टाइम। करंट dq बाय dt लिखते हो तो वहां पे dq क्या था, नेट चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है dt टाइम, यस और नो। और मान लो अगर मैं इस केस में देखो n बराबर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर वॉल्यूम है और a इसका एरिया है, तो dt टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, dt टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। m क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यस और नो। तो आपको पता है कोई चीज अगर vd से चल रही है और dt टाइम मतलब ये वाला जो लेंथ है, अगर मैं बोलूं ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्रॉस कर रहा है और vd स्पीड से क्रॉस कर रहा है, तो dt टाइम में कितना मूव किया होगा, vd dt। अरे हाँ है ना, ये लेंथ जो आपका होगा vd dt बहुत स्मॉल है, vd into dt। अब अगर मैं बोलूं इतने से वॉल्यूम में जो चार्जेस होंगे जो dt टाइम में क्रॉस किए होंगे इसी वॉल्यूम में होंगे, कितना वॉल्यूम होगा ये वाला पूरा, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर तो एरिया इनटू vd dt करोगे वो क्या है, वॉल्यूम। अगर मैं यहां पे बोलूं टोटल चार्जेस, ध्यान देना, टोटल चार्जेस क्रॉसिंग a इन dt टाइम, इन dt टाइम कितना होगा, n तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो dv से, कितना ऐसा लिख देता हूं n dv into e, सही लिखा है कि n क्या था मतलब चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको dv से मल्टीप्लाई किया क्या मिल गया, नंबर ऑफ चार्जेस, उसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। ए dq की वैल्यू dv किसके बराबर होगा, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ किसके बराबर है vd, साथ में क्या है dt इनटू क्या है, ये क्या निकल के आ रहा है, टोटल चार्ज यानी dq जो कि dt टाइम में क्रॉस करे। वो करंट को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, dq बाय dt। जब आप इसको डिवाइड करोगे dt से तो क्या मिलेगा आपको, NAVD into E। ये अलग फॉर्म है करंट को एक्सप्रेस करने का, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो लिख लो आप दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, NAVD into E। लिख लो, फिर मैं एक बार और समझा दूं, एक बार आप लिखो खुद से समझते हुए, फिर मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूं कहीं भी दिक्कत हो। तो n मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एरिया कंडक्टर का दिया हुआ होगा, vd उसका ड्रिफ्ट स्पीड है और e 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, NAVD into E। इस पे NAVD into E पे हो सकता है एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा, दो दो नंबर के खिलाफ। देख लो, फिर मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, ये वाला जो है वो तुम करो, क्या उसका dt E क्यों लिया है, मतलब मैं बोलूं कि इस मटेरियल के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1000 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बोलूं टोटल चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स पे, 1000 से मल्टीप्लाई करेगा E से, तो वही नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स E से मल्टीप्लाई, ये चार्ज है। वापस देखते हैं, किलो समझ में आई मेरी बात, पहली बार में वापस देख, ए क्या था बताओ, बोलो यार, n क्या है,
n किस पे डिपेंड करता है? BD क्या है? आप क्या मान रहे हैं? सभी चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, यस और नो? वो मैंने आपको बताया जो dq बाई dt लिखते हो, इसमें dq क्या होता है? इस सेक्शन को क्रॉस करने वाला चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, dt टाइम। अरे हाँ यार, तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं vd स्पीड से, तो dt टाइम में कितना आगे जाएंगे? vd dt, यानी इस वॉल्यूम में जितने चार्जेस होंगे वही क्या इसको क्रॉस किए होंगे dt टाइम। फिर से देखो, इस वॉल्यूम में जितने चार्ज होंगे वही क्या क्रॉस किए होंगे इस सेक्शन को dt टाइम में। क्लियर है क्या? अब इस वॉल्यूम में कितने चार्जेस होंगे ये निकालना है हमें, तो हमें n पता है। n को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मिलेगा? नंबर ऑफ चार्ज। हमने n को वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, क्या नंबर ऑफ चार्जेस है? नंबर ऑफ चार्जेस को e से मल्टीप्लाई करोगे क्या टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस आएगा। और dv की वैल्यू क्या है? a vd dt, a इनटू लेंथ लिखा हुआ है। और ये सुनो, ये तुम्हारा dv हो गया इनटू e हो गया, इसको आप डिवाइड कर दिया dt से तो क्या मिल गया? करें na vd इनटू e। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं vd की। vd को अपन कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? तो अगला लिखो आप, डिस्कशन ऑन ड्रिफ्ट स्पीड। vd इज द ड्रिफ्ट स्पीड। इस पे चर्चा करते हैं कि इसको अपन कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं। तो आप यहां लिख लीजिए साइड में, डिस्कशन ऑन ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये ध्यान से देखना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग थ्योरी दी हुई है। एससी वाला जो केवल बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिख लो डिस्कशन ऑन ड्रिफ्ट स्पीड। एससी वाला में जो गिवन है ड्रिफ्ट स्पीड का कहानी वो रॉन्ग है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है आप उसको रीडिंग कर सकते हो, वही आपको बोर्ड में भी लिखना है, डिस्कशन ऑन बीडी। अब हम क्यों कांस्टेंट मान रहे हैं इसके बारे में आप बात करते हैं। देखो, ये जस्ट लाइक वही वाला बात होगा जैसे आपने केटीजी में गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। गैस मॉलिक्यूल्स का इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा सैंपल ले लूं किसी भी कॉपर का, उसके अंदर एटम्स के 6.022 into 10 की पावर 23 होंगे। 10 की पावर 23 क्या है? बिलियन, मैसिव नंबर है, यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा रेखा में तो जाते नहीं, ये कैसे मोशन कर रहे होंगे? रैंडमली। रैंडमली मोशन कर रहे होंगे तो रैंडम हम क्या मानते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स टीम में जा रहे हैं उतनी के वापस भी आ रहे हो, तो नेट करंट कितना होगा? अगर कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है तो जीरो। क्लियर है चीज? अच्छा, दूसरी बात, कंडक्टर के अंदर आयंस तो मूव नहीं करते, है ना? वो अपनी जगह पे होंगे न्यूक्लियस। क्या टकरा रहे हैं? केवल इलेक्ट्रॉन। किसका मूवमेंट हो रहा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन का, यस और नो? अगर मैं बीडी की बात करूं, ध्यान सुनना, मैं मान लेता हूं यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव आयंस है जिनका मास 1,00,000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना? न्यूक्लियस का मास कितना ज्यादा गुना होता है? 1,00,000 गुना। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है मैसिव नंबर में वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं और टकरा रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और जैसा एजम्पशंस आपने आपने केटीजी में लिया था, जितने भी कोलिजन्स होते हैं तो अपन कैसा एज्यूम करते थे? इलास्टिक। और इलास्टिक एज्यूम करने के बाद जो हमारी थ्योरी बनाई थी वो कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ केटीजी मैच करता है? 98 99%। जो आप सीपीसीबी निकालते हो ना यार, केटीजी में पढ़ा होगा, सीपीसीबी का एक थ्योरेटिकल वैल्यू होता है और ये क्या होता है? प्रैक्टिकली जो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो। तो आप कैसे वाला को क्या हमें देखना, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू गिवन होगी, एक क्या होगी? प्रैक्टिकल। सीपीसीबी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हो, नहीं क्या बोल रहे हैं? सीडी की वैल्यू थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं? FR/2। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो के लिए 3R/2 यार, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना। एक होता है सीडी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करना। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली जब सीडी को डिटरमाइन करोगे और जो थ्योरेटिकली FR/2 तो थ्योरेटिकली आया था केटीजी से, दोनों वैल्यू लगभग लगभग क्या होती है? मैच करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है डेसिमल। बात समझ आ रही? वहां पर ने कॉलेज को कैसा एज्यूम किया था? इलास्टिक। तो यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है करंट को एक्सप्लेन करने के लिए, वहां पे हम कॉलेज कैसा मान रहे हैं? इलास्टिक। इलास्टिक कॉलेज का खासियत क्या होता है? कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मतलब जिस स्पीड से टकराएगा उसी से लौटेगा, है ना? कोई लॉस नहीं हो रहा। तो अगर मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टकरा है, इसकी स्पीड ध्यान समझना, रेडिएशन समझ में आएगा। v1 है, यहाँ कोई मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, v3 है, ये v4 ऐसे टकरा रहे सब अलग अलग, ठीक है? अगर मैं जनरल टाइम पे स्मॉल टू लिख रहा हूँ, ith इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो vi, ठीक है? अगर मैं सभी vi का एवरेज निकालूंगा तो क्या लिखोगे आप? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मान लो n। इस सभी का जो एवरेज वैल्यू है कितना आएगा? रैंडम मोशन की एवरेज क्या होती है? 0। आप इसको लिखो पहले, इसकी वैल्यू 0 आ जितने भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो टकरा रहे हैं अलग अलग आयंस के साथ,
बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी का जब एवरेज लिखोगे, एवरेज 0 आएगा क्योंकि मोशन जो है रैंडम मोशन है। लिख लो, फिर मैं आगे आप और चर्चा करता रैंडम मोशन। और कोई भी रैंडम चीज का जब आप एवरेज निकालते हो हमेशा 0 होता है, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी का है, स्पीड का एवरेज 0 नहीं होगा, स्पीड तो मैग्नीट्यूड है ना, ये 0 किस लिए हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, नेट वैल्यू कट पिट के 0 हो जाएगी। तो ये आप लिख लें पहले, स्मॉल वी है और इन सभी का एवरेज जो होगा वो 0। एक्सक्यूज मी सर। एवरेज क्या होगा, 0 होगा जब ये कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर मान लो हमने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लिख लिया तुमने, लिख लो फिर बता दो। पहले मॉडल बनाया जाता है, साइंटिस्ट लोग प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वो मैच कर रहा होता है रिजल्ट लगभग 98-99% उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो है, जो थ्योरी बनाई गई है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सब ऐसा हो रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं और जो थ्योरेटिकली हमने पोस्टुलेट्स बनाए थे वो क्या होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो हमने जो एवरेज निकाला क्या हो गया, 0। अब मान लो अगर थ्योरी में क्या कहा गया है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर इलेक्ट्रॉन है उसका कितना एक्सीलरेशन होता है, मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है, माइनस बी बाई एम। ये कैसे एक्सीलरेशन हो, क्लियर है क्या ये चीज, ये भी आप लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये एक्सीलरेशन आ जाएगा जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के साथ जोड़ते हो, दैट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन माइनस ई बाय एम। ठीक है, फिर से देखते हैं, बैटरी लगाने के बाद हमने क्या देखा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से टकरा रहे होंगे क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब लेकिन सबका फिर से वही v1 कुछ अलग होगा, v2 कुछ अलग होगा, v3 कुछ अलग होगा। फिर से अगर मैं ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखूं, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया फिर से टकरा रहा है, रैंडमली मैसिव नंबर है। फिर अगर मैं ith इलेक्ट्रॉन कैपिटल में लिख रहा हूं, उसकी वेलोसिटी लिखूं, अब क्या होगा उसकी वेलोसिटी, क्या उसमें अब हमें v माइनस क्यू बराबर 80 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। अगर आप इस केस में अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, मतलब एवरेज किसी भी ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखोगे तो क्या होगा, टकराने से पहले मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी स्मॉल v आई थी और इसमें ये एक्सेलरेट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, e बाय m, ये भी वेक्टर इनटू t। ये होगा क्या, देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले कैसा होता था, रैंडम, v1 v2 v3 ऐसे जा रहे थे। अगर मैं ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो क्या हो रही होगी, फॉर्मूला क्या लगेगा, v माइनस क्यू बराबर 80 और स्टार्टिंग स्पीड आप मान लो vi था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ t बाय m इज टू t। ये उसकी वेलोसिटी होगी ith इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया क्या बोला मैंने, चलो बात समझ में आ गई, ये पक्का पक्का ठीक। अब हमने लिफ्ट स्पीड को एवरेज बोला था, अगर मैं दोनों तरफ एवरेज दूं इसको, vi का मैं इधर एवरेज दूं और ये vi इसका एवरेज दूं, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टी, इस पूरे का मैं एवरेज दूं, कौन सा वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि तो रैंडम ही है ना, सबका ट्रेसन के साथ है, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट था, एम भी कांस्टेंट था, साथ में जो टी का एवरेज दोगे उस एवरेज टर्म को अपन टाउ बोलते हैं। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। देखो आप इसको, ये जो टाइम का जो एवरेज है इसको अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। t1 प्लस t2, टाउ की वैल्यू लिखना t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन no, जो टाउ है दैट इज द एवरेज टाइम। ये क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अपॉन क्या होगा, इस पूरे एवरेज को अपन टाउ बोलते हैं।
तो यहाँ से आप देखोगे कि ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू ऐसा कुछ आ, इस एवरेज को अपन ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो वीडी बराबर आपका मैग्नीट्यूड बाय ठीक है तो ई बाय एम इनटू टाउ, ये एक्सप्रेशन आता है जो आपको याद रखना है ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे देखो पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल, ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है कांस्टेंट है, और जो T1 प्लस T2 ये भी वैल्यू क्या है, इसी वजह से एवरेज क्या है कांस्टेंट ही है, तो टाउ भी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट स्पीड आया वो क्या आया कांस्टेंट। इससे जो हमने एज्यूम किया था कि सारे चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको लिख लीजिए Vd बराबर E बाय m बाय टाउ, और ये एक्सप्रेशन आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, कभी-कभी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमने एज्यूम किया था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, भले ही वो रैंडम मोशन में हो, तो कोई बुराई थ्योरेटिकल पर्पस से नहीं, लेकिन रियल में कैसे मूव कर रहे होते हैं वो रैंडमली कर रहे हैं। लेकिन हमने सवाल सॉल्व करने के लिए क्या एज्यूम कर लिया, कैसे मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। अच्छा अब आगे चर्चा करते हैं। तो मान लो इस कंडक्टर का लेंथ, इसी में थोड़ा और आगे देखते हैं, कंडक्टर का लेंथ अगर L है और पोटेंशियल अगर V है, तो हमने जो यहाँ लिखा है Vd बराबर E बाई एम इंटू टाउ, अगर मैं इसको एक फॉर्मूला तो ये बन गया, आगे मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, Vd को मैं I के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, I बराबर क्या निकाला था Na, साथ में क्या था Vd, Vd को अपन क्या लिख सकते हैं I अपॉन Na इंटू E। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ये इलेक्ट्रो में बताया था इंपॉर्टेंट रिलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होगा, हां E इनटू L बराबर V, dV बराबर E डॉट dl। तो अपन V को E को क्या लिख सकते हैं V बाई L, है ना। तो आप E को क्या लिख सकते हो E इनटू L, आपका अगर V है तो E क्या होगा V बाई L, ये पोटेंशियल है अपॉन L इनटू टाउ, ये बन जाएगा। अब आप अगर इसको अरेंज करो तो देखो क्या बनता है, V बराबर क्या बन जाएगा M L E टाउ, साथ में क्या है 1 अपॉन M A E इनटू I, देख लो आप इसको। तो अगर मैं इसको और अरेंज कर दूं तो ये इस फॉर्म में बन रहा है M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, साथ में बन रहा है L बाई A इनटू I। देख लो आप इसको, सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई खास बात नहीं, और आपको याद रखना है, हो सकता है बोर्ड वगैरह में पूछ ले, तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे करेंगे। Vd को हमने I के टर्म में लिख दिया, Vd किसके बराबर है आपका I अपॉन Na E और E बाई M इंटू V बाई L इंटू T, ठीक है यहाँ पे टर्म। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट है वेरिएबल, बताओ m भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, e का स्क्वायर भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट। इस पूरे टर्म को अपन क्या बोलते हैं बताओ, रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा I इनटू तापी का बन गया, और R का फॉर्मूला क्या बन गया, R जो है आपका क्या है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, तापी क्या हो गया ये L बाई। एक लो इसको ऊपर बात कर, कोई दिक्कत होगा बोलना है ना। देख लिया, तो देखो इसको अपन V बराबर जो IR है इसको क्या कौन सा लॉ बोलते थे, टेंशन बराबर ओम्स लॉ। देखो ओम्स ने ये विदाउट थ्योरी बताया था, ओम्स ने जो V बराबर IR बोला था तो एक्सपेरिमेंटली ये डेराइव किया इस थ्योरी के बिना।
यस और नो? लेकिन हमने प्रूव किया तो ये ओम्स लॉ क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ओम्स ने कोई ये बिना थ्योरी के बाद ही आया था। ओम्स ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली ये देखा था V बराबर IR होता है, लेकिन बाद में थ्योरेटिकली भी ये चीज क्या होनी चाहिए, मैच हो। ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ देखो, ये जो पूरा टॉपिक इसको ध्यान देना। आर, तो अगर मैं बोलूं आर किस पे डिपेंड करता है, तो आर क्या आपका L बाई A पे डिपेंड भी कर रहा है। L क्या होता है, डायमेंशंस को बता रहा है, यस और नो? और ये पूरा टर्म देखो, ये पूरा टर्म क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी है। एम मास ये फिक्स होता है 9.1 into 10⁻⁻31। ई भी क्या है आपका फिक्स है, एन भी फिक्स है, टाउ भी फिक्स है। इस पूरे टर्म को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो ये आपका टर्म क्या आ जाएगा, रो इनटू एल बाई ए। रो आपका रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने हैं, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो रो इज द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, आप जरूर कॉपी में लिख लेंगे। Resistivity is the property of the material, of the conductor. ये सारे फॉर्मूले याद होते हैं ना, आप तक एग्जाम। तो रो बराबर एम एन ई स्क्वायर टाउ। रो और आर में क्या क्या डिफरेंस है भी लिखता है। लिख लो रेजिस्टिविटी, कॉपी में लिखे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, resistivity depends on nature of the material, nature of the material as well as temperature, nature of the material as well as temperature। टेम्परेचर क्यों बोला, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो m अपॉन एन स्क्वायर टाउ में कौन सा फैक्टर चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाउ चेंज होगा, क्योंकि m में कोई चेंज, n में कोई चेंज, e में कोई चेंज नहीं आएगा, टाउ चेंज होगा, यस और नो? इसका मतलब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे भी, टेम्परेचर पे भी, साथ में L बाई A क्या डायमेंशन है, और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लिख लो इस चीज को, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल डायमेंशन, टेम्परेचर, material dimension of the material, material dimension, temperature, and सबसे लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, material and direction of flow of current, direction of flow of current। ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, ध्यान सुनना है, यहाँ पे काम की बात मैं बता रहा हूँ। ये जो आप रो इनटू एल बाई ए लिख रहे हो ना, एल कौन सा लेंगे, इधर चार्ज फ्लो कर रहा है उसके लॉन्ग का लेंगे, और एरिया कौन सा लोगे बताया था, करंट डेंसिटी। एरिया कौन सा होता है, चार्ज के परपेंडिकुलर वाला एरिया। तो लिखो इस चीज को, एल इन रेजिस्टेंस लिखो, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर in the direction of flow of current, L is the length of the conductor in the direction of flow of current, and A is the area perpendicular to the, perpendicular to the direction of flow of current। A is the area perpendicular to the direction of flow of current। ठीक है, रो एल बाई। तो अगर मैं इसमें रो एल बाई ए को और समझाऊं, एक एग्जांपल समझाऊं, तो जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेकर, एक क्यूबिकल कंडक्टर है, इसका डायमेंशन ए बी और ये सी लेवल, और करंट एक बार लेफ्ट से राइट जा रहा है, एक बार अप से डाउन जा रहा है।
और एक बार ऐसे जा रहा है क्रॉस। तो इसका गिवन है आपको रेजिस्टिविटी। देख लो ये टॉपिक में समझने के लिए एल और ए क्या होते हैं। तो एक क्यूबिकल कंडक्टर बना लो जिसके डायमेंशंस क्यूबिकल नहीं क्यूबाइड हो जाएगा, ए बी सी है, ए बी सी है। और करंट के डायरेक्शंस गिवन है तीन केस के लिए। केस नंबर 1, दिस इज द केस नंबर 2 और ये आपका केस नंबर 3। केस नंबर 1 में कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट। केस नंबर 2 में अप से डाउन। और केस नंबर 3 में इनसाइड द प्लेन। ठीक है। तो मटेरियल तो सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे करंट कैसे भी जाए। किसको फर्क पड़ेगा, केवल रेजिस्टेंस को। तो क्वेश्चन यही है कि रेजिस्टेंस बताना आप तीनों डायरेक्शन के लिए। इस वाला टॉपिक से क्या हाँ हाँ, एक इनसाइड द प्लेन जा रहा है ना। मतलब बोर्ड के इनसाइड है, उस साइड व्यू है ना। एक इधर से इधर जा रहा होगा, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, एक इधर साइड से। हो गया रेजिस्टेंस। आगे होगा, सिंपल है। तो केस 1 में क्या लिखना चाहिए, तो लेंथ कौन सा लोगे, करंट के लॉन्ग क्या होगा ए, और परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है बीसी। सिमिलरली अगर मैं केस 2 में लिखूं तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका सी, और एरिया क्या हो गया ए। सिमिलरली अगर मैं केस 3 में लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो लेंथ क्या हो जाएगा बी, एरिया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ में आया लेंथ कौन सा होता है, एरिया कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल डायमेंशन, साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, एक दो बार क्वेश्चन भी आया है। ए के बारे में एक और पॉइंट लिखो। ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेयर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज प्रेजेंट। ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेयर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज प्रेजेंट। क्या मतलब है ऐसे इस क्वेश्चन को समझते हैं। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज प्रेजेंट, जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ गिवन है, ये आपका लेंथ है, ये बी है, और ये जो ए है इसका साइड व्यू यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले केस में मान लो ऐसा है क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे केवल मटेरियल प्रेजेंट है, ये रेडियस आपका ए है और ये रेडियस आपका बी है। केस 2 में देखें तो इस तरह का सेक्शन है, ये आपका ए दिया हुआ है, बीच में ये आपका बी दिया हुआ है, मटेरियल केवल यहाँ प्रेजेंट है। केस नंबर 3, पूरे में मटेरियल प्रेजेंट है और ये बी और ये ए दिया हुआ है। एंड द फोर्थ वन, पूरे में मटेरियल प्रेजेंट है और ये आपका ए दिया हुआ है। ड्रॉ द फिगर एंड फाइंड आउट द करंट थ्रू द कंडक्टर। ये वाला क्वेश्चन यही में आया हुआ है, ये और ये वाला ऐसा किया। तो जल्दी आसान है, जल्दी से बता दो प्रॉफिट कितने कितने करंट होंगे कंडक्टर में। मतलब ये साइड व्यू है, साइड व्यू मतलब बीच में पहले वाले केस में हॉलो है, केवल साइड में मटेरियल है। दूसरे वाले में साइड व्यू में स्क्वायर शेप है और बीच में कोई मटेरियल नहीं है।
जहां पे मैंने डैश लाइन बनाया है वहां पे कंडक्टर के मटेरियल है, और ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। ये ज्यादा फिगर्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्थ में पूरे में मटेरियल है और ए रेडियस, ये आंसर साइड व्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको करंट निकालना है तो वी तो गिवन ही है, मेन क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस, है ना। तो हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग है। करंट का फ्लो कितना से कितना हो रहा होगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, कितना आएगा इसका मतलब जल्दी से बताओ। एरिया कौन सा लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो सिंपल है, एल बाई ए बी, और लास्ट वाले में रो एल बाई आई ए स्क्वायर। हेलो ये सब चीजें है। अच्छा इस वाले केस में अगला सवाल देखो, नेक्स्ट केस में ये वाला फिगर का बना रहा हूं वहां पर। इस तरीके का मटेरियल है और करंट आपका ऐसे था रेडियली आउटवर्ड, वो बैटरी ऐसे ना लगा, करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। इनर रेडियस क्या है आपका, आउटर रेडियस क्या था, तो वो गिवन है आप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लेंथ क्या गिवन है, लेंथ तो आपका एल है। इस वाले सवाल में करंट कैसे जा रहा था, लेफ्ट से राइट, अब इसमें कैसे जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हमने बैटरी कहां लगाया होगा, इनर प्लेट और आउटर के बीच, ठीक। तो करंट रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कितना आएगा रेजिस्टेंस, सोचो सेम ही कॉन्सेप्ट है, एल कौन सा लेना है, लेंथ किसके लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ए कौन सा लेना है, इधर करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया, तो एरो करंट की डायरेक्शन को बता। पहले वाले केस में किधर से किधर जा रहा था, जैसे ये वाला क्वेश्चन में फर्स्ट केस लो, उसमें करंट कैसे जा रहा था, लेफ्ट से राइट, मतलब इससे पहले वाले सवाल में करंट ऐसे जा रहा था, है कि नहीं, इसमें कैसे जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड। So what will be the resistance? Try to think about it. फिर पहले वाले सवाल में जो करंट था वो इस तरीके से जा रहा है, इस वाले में रेडियली जा रहा है, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कितना आएगा, ये तो डायरेक्ट ट्रांसफर में था पड़ा हो, डायरेक्ट ट्रांसफर में आप अच्छा कर सकते हैं।
जब जा रहा होगा तो एरिया कांस्टेंट रहेगा क्या? एरिया कांस्टेंट, एरिया चेंज होगा। एरिया जब जा रहा होगा तो सेम नहीं होगा, चेंज होगा। थोड़ा तो देखना है आपको। जब ये इधर से जा रहा होगा तो हर एक जगह पे जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वैरी कर होगा। देखो आप, जब ये करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा था, इधर से इधर हो रहा था, तो हर एक जगह पे एरिया क्या था? एरिया क्या था? कांस्टेंट था। इसमें एरिया कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा होगा। जब भी कोई चीज चेंज होता है क्या करना पड़ता है? सोचिए आप, जैसे इधर से इधर जा रहा है तो हर जगह पे एरिया क्या है? सेम है, पाई ds पर माइनस पाई ds पर, तो आपने सीधे l by a। लेकिन जब ये ऐसे जा रहा होगी तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? फिर चेंज हो रहा है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r l, तो फिर से r की वैल्यू चेंज हो रही, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ट्राई टू थिंक अबाउट आया किसी का? dx ऊपर एक्सेल नहीं, तुमने सोचा तो तैयारी कर काम हो रहा है। x to dx एरिया कौन सा होगा? आ गया। नेक्स्ट क्यों हो रहा है? पहले बताओ कर्व एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r l। कैपिटल कांस्टेंट इधर 2 पाई l कांस्टेंट होता है। जब तुम करंट इक्वेशन में चलते हो r से रेडियस चेंज होता है। आउटर रेडियस कितना है? बीच। इनर रेडियस कितना है? a। जनरल पॉइंट पे r क्या है? चेंज हो रहा है ना x के साथ, तो r चेंज होगा तो कर्व सरफेस एरिया भी चेंज होगा। एरिया चेंज हो रहा है बाकी हां, तो साइड से जा रहा है ना, तो कर्व 2 पाई r l होता है। 2 पाई l तो कांस्टेंट है, r टेल तो चेंज हो रही है, स्टेप
हाँ अब सही है log b प्राइम ये है बिल्कुल चलो मैं यार बताता हूँ जब आप इसको साइड में देखोगे जब करंट की तरफ चल रहे हो तो मान लो आपने यहाँ पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट मान लिया अब ध्यान देना इस वाले एरो की बात कर रहा हूँ जब करंट की तरफ चल रहे हो तो जब आप रेजिस्टेंस लिखोगे तो वो तो कांस्टेंट है अरे यस और नो दो तो हमेशा कांस्टेंट होगा करंट की तरफ चल रहे हैं तो लेंथ कितना दिख रहा है dx और अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया देख तो साइड व्यू है लेकिन पूरा के अंदर की तरफ जा रहा हूं तो उसका कर्व इस वाले एलिमेंट का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई r ही होता है तो ये तुम्हारा क्या 2 पाई x इंटू l ये तो मैंने साइड व्यू बनाया अंदर भी तो जाना है एरिया तो इसका एरिया कितना होगा तुम्हारा 2 पाई l इंटू x यहाँ से रो बाई 2 पाई को बाहर निकालो अंदर में क्या बचा dx अपॉन x लिमिट x की कहां से होगी a से b तक ये क्या बन जाएगा रो बाई 2 पाई l साथ में क्या बन गया log ऑफ p बाई d ये आपका रेजिस्टेंस होगा जो कि वेरिएबल है किसको नहीं आया बताओ आपको बता चलो आगे ये 2 पाई x पक्का आगे ठीक तो ये थर्ड सरफेस एरिया चेंज हो रहा है ना जिनका आगे हम स्फीयर के लिए ट्राई करेंगे सेम कॉन्सेप्ट है इनर रेडियस दिए है आउटर रेडियस दिए है करंट ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है जिनका आ गया है वो ट्राई करो स्फीयर के लिए दो गिवन है सब कुछ हाँ ठीक है हाँ अगले केस में स्फेरिकल ऑल्दो स्फीयर है तो क्या समझ में आया तो कर सकते अब मान लो स्फेरिकल है इनर सरफेस और आउटर के बीच में बैटरी लगा रखी है तो करंट रेडियली जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट अब करंट की तरफ चलोगे तो लेंथ कितना मिलेगा dx अब एरिया क्या मिलेगा 4 पाई x उसको इंटीग्रेट कर तो हमेशा करंट की तरफ चलना है और एरिया कौन सा लेना है करंट के परपेंडिकुलर तो आप सोचिए स्फीयर में जब जा रहे होगे रेडियली तो लेंथ तो dx मिल गया एरिया क्या मिल रहा है पूरा एक स्फीयर मिल रहा है ना और 4 पाई x स्क्वायर आया तुमको समझ में हाँ। तो अगर आप स्फीयर में चलोगे तो dx को लेंथ मिल रहा होगा एरिया पूरा एक स्फीयर मिल रहा होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ तो L की वैल्यू dx एरिया अभी क्या होगा 4 पाई x रो बाई 4 पाई x की पावर -2 + 1 इसे क्या जाएगा -1 लिमिट लगा दो a से b तो ये आपको मिलेगा रो बाई 4 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई a माइनस b है ना क्योंकि माइनस लोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा ये यार समझ में आया रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मटेरियल तो सेम ही है ऐसे जा रहा है तो अलग रेजिस्टेंस ऐसे जा रहा है तो अलग चलो आ गया था ये कर लोगे टाइम है अभी अच्छा खत्म हो गया होमवर्क दे दूं घर पे ट्राई कर लेना नेक्स्ट आप इस फर्स्ट टर्म ऐसा मान लो इस तरीके से है खुद से ट्राई करना बुक में मत देखना आएगा ना ऐसे दिया नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा लास्ट तक ऐसे फ्लो कर देना ये रेडियस आपका ये है और ये रेडियस आपका बी है और ये लेफ्ट है ले लो ये फर्स्ट ऑफ
चाहिए